कहाँ चले? वही ऐसा हमको मानी। मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो चलो। भाव कहाँ खा रहे हैं? भाव तो दिए हैं। हैं? दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गिनी छाबरिया, जो तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर गिनी छाबरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक दूरदर्शन यू के इस सो प्रोग्राम मच। में। थैंक यू। मैं ये चाहता हूँ मैम कि आप खुद अपना इंट्रोडक्शन अगर हमारे दर्शकों को देंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं डॉक्टर गिनी छाबरिया हूँ। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं इंदौर में पिछले 10 वर्ष से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने एमबीबीएस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से किया है और फिर मेरा फर्दर डर्मेटोलॉजी केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज से हुआ है। उसके बाद आई हैव डन माई फेलोशिप फ्रॉम सिंगापुर, जिसमें मैंने लेजर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप को या अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को डर्मेटोलॉजिस्ट को कब विजिट करना चाहिए, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और ये हमारा दर्शक जानना भी चाहेंगे आपसे। जी। सो डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करने का, जैसे हम जानते हैं कि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का और इसकी देखभाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज वी ऑल नो कि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप एज सच नहीं है। चाइल्डहुड से लेकर के ओल्ड एज तक के हमारे पास कोई भी आ सकते हैं और स्किन की सारी समस्याओं का जो है वो हम समाधान देते हैं। जी। सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट जी क्वेश्चन मैं जी। आपसे पूछना चाहूँगा कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आपका क्लिनिक विजिट करते हैं। तो किस एज ग्रुप के लोग, तो जनरली जैसे मैंने बोला कि आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मेरी रुचि ज़्यादा कॉस्मेटोलॉजी में है। तो टीन एज ग्रुप और मिडिल एज जो हैं ये हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। टीन एज ग्रुप के बच्चे जो हैं, मुहासे की तकलीफ़ है या उनको और अच्छा दिखना रहता है, सो जी। दे कम फॉर दैट। और मिडिल एज, आजकल सबको है कि हम एजिंग, पता है कि हमें एज होना ही है, बट फिर भी किसी को बूढ़ा नहीं दिखना है। एवरीवन वांट्स टू लुक यंग। तो डेफिनेटली हमारी फील्ड में बहुत सारी एडवांसेस भी हो गए हैं जिसमें हम एज को बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, लेज़र्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे हमारा प्रोसेस ऑफ एजिंग स्लो डाउन होता है। अगर हम अच्छा होम केयर करते हैं तो हम एज को स्लो डाउन करते हैं। तो आप अपने एज में, अपने पीयर ग्रुप में सबसे अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता है? तो देन यू लुक द बेस्ट इन योर एज ग्रुप। तो फिर भी एज ग्रुप में इन जनरल अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो जी। किस एज ग्रुप के स्पेसिफिकली ज़्यादा लोग आते हैं आपके पास। अब अगर मैं स्पेसिफिक करूँ तो 30 टू 50 इयर्स के जो हैं, क्योंकि अभी एंटी एजिंग में ज़्यादा लोगों की रुचि हो गई है, तो 30 टू 50 इयर्स का एज ग्रुप जो है वो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा आता है। बात करें हम अगर इंदौर की, तो जी जी। इंदौर में आपकी फील्ड को लेके या ये कॉस्मेटोलॉजी को लेके कितनी अवेयरनेस है आप लोगों में देखती हैं। देखिए 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे प्रैक्टिस करना, तो उसमें और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले हम लोग जो ट्रीटमेंट करते थे, पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आजकल सोशल मीडिया ने इतना रोल क्रिएट किया है कि पीपल सेल्फी लेना, अपना पोस्ट करना, तो उनको हर वक्त अच्छा दिखने की एक उम्मीद है कि नहीं, हम हर पोस्ट में अच्छे दिखें, हम हर वक्त
अच्छे दिखें। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जनरली मान के चलिए आई मस्ट से कि 50 to 60% इंक्रीमेंट तो हो ही गया है कि लोगों के जो विजिट करते हैं। और एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है कि मेल्स पहले इतना कंसर्न नहीं रहते थे अपने लुक्स के बारे में या अपनी चीज़ों को लेकर के। अब मेल्स भी बहुत ज़्यादा हमारे क्लिनिक में विजिट करने लग गए हैं। उनको भी लगता है कि हम अच्छे दिखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं तो उनको टैनिंग होती है, तो दे वांट कि हमारा टैनिंग कैसे चला जाए या हम भी एजिंग हमारी स्लो डाउन हो जाए या हम भी अच्छे दिखें। तो काफ़ी सारा नॉर्मल रूटीन स्किन केयर पूछने के बारे में आते हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स के हिसाब से मेल्स भी आने लग गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो हमारे सारे ही जो क्वेश्चन है बड़े इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारे दर्शकों को आपकी फील्ड है और आपके बारे में जानने का मौका मिले। स्किन एलर्जी की अगर मैं बात करूं डॉक्टर, तो क्या अलग अलग स्किन की एलर्जीज होती हैं, ये थोड़ा आप अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे। देखिए, स्किन एलर्जी एक बहुत वेग टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन, डस्ट माइट्स, गाजर घास की एलर्जी बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में। उसके अलावा धूप की भी एलर्जी होती है जिसको हम पॉलीमॉर्फस लाइट एरप्शन बोलते हैं। तो हमने ये देखा है कि जैसे अभी ठंड है, बहुत लोग धूप में बैठते हैं, तो देन दे कम विथ एलर्जी जो नेक पे होती है, फेस पे होती है, जिसमें इचिंग होती है, तो वो धूप की एलर्जी होती है। जो हम नकली गहने पहनते हैं उसको निकल डर्मेटाइटिस बोलते हैं, उसकी एलर्जी होती है। तो एलर्जीज तो बहुत, कभी कभी ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म से भी लोगों को एलर्जी होती है। तो उसमें एलर्जी तो बहुत सारे रीजंस के वजह से होती है। तो इसको हम अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। तो जब अक्यूट है, यानी जब इनिशियल स्टेजेस हैं, अगर आप तभी ही ट्रीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर ये क्रॉनिक हो गया, क्रॉनिक यानी 6-8 हफ्ते तक की एलर्जीज कंटिन्यू होती हैं, तो ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। और हमने देखा है कि फिर एक एंटी एलर्जिक पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो सबसे इसीलिए जैसे ही आपको किसी चीज़ की एलर्जी हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ रैशेस आ रहे हैं, तो आप एक स्किन डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उनसे ज़रूर विचार यानी उनका कंसल्टेशन लें और आप ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। मौसम भी कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एलर्जी को लेके? जी जी जी, नहीं सब सेम होता है, कोई मौसम से कोई फर्क नहीं? नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है। तो मौसम जो है, अब जैसे विंटर्स हैं, तो विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो एलर्जीज जो हैं विंटर्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो हमारा विंटर का स्किन केयर रूटीन है और समर्स का स्किन केयर रूटीन है, ये दोनों बहुत अलग होते हैं। तो जब हम समर्स में बोलें तो हमारे बॉडी में नेचुरल ऑयल खुद ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस समर्स के हमारा स्किन केयर और विंटर्स का हमारा स्किन केयर बहुत अलग होता है। तो डेफिनेटली विंटर्स में हमें मॉइस्चराइज करना है बॉडी को, बहुत अच्छे से ऑयलिंग करना है हमारे बॉडी को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बात कहना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं, सर पे ज़रूर तेल लगाते हैं, बॉडी को भूल जाते हैं, जबकि उल्टा करना चाहिए। सर जो है हमारा स्कैल्प, वो नेचुरल ऑयल बनाता है, तो उसमें अगर हम ऑयलिंग ना भी करेंगे या कम करेंगे चलेगा, बट बॉडी को मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे ही आप नहा करके आ रहे हैं तो हल्के गीले बदन पे आप मॉइस्चराइजर लगाइए, इससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपकी स्किन क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा आपको एक फील गुड फैक्टर भी होगा अपने स्किन में। एक और हमारे इंडियन सोसाइटी का स्पेशली कॉमन मिथ है फेयरनेस को लेके, जी जी, कि गोरा होना इम्पोर्टेंट है, या गोरापन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के कोई पेशेंट आपके क्लिनिक विजिट करते हैं जो इस तरह की समस्या लेके आते हो, चाहते हो कि मुझे फेयरनेस चाहिए या मुझे फेयर होना? जी जी, तो ये तो बहुत आपने जो गोरापन रहता है इसके लिए तो बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली रहती है, डेफिनेटली वो आती हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ है उनको समझाएं कि आप ऐसे गोरे नहीं हो सकते, आपका स्किन कलर नहीं बदल सकता है। बहुत सारी एड्स भी आती हैं टीवी पर या क्या, जो लोगों को थोड़ा सा गुमराह करती हैं। तो गोरे आप नहीं हो सकते, डेफिनेटली आपके कलर में एक निखार ज़रूर आ सकता है, आप और अच्छे दिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जो आपका टैनिंग है वो जा सकता है, लेकिन आप ना उसके पीछे भागिए मत, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं स्टेरॉइड लगा लेते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड ऐसी चीज़ है कि आप लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा, लेकिन उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और हम इंडियन डर्मेटोलॉजिस्ट जो हमारी सोसाइटी है, हम लोगों ने एक कैंपेन भी किया है विच इज़ नोन एज टास्क फोर्स अगेंस्ट
टॉपिकल स्टेरॉइड अब्यूज़, जिसको हम इटाटसा बोलते हैं। तो इसमें हम बहुत सारा सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप गोरेपन के पीछे नहीं भागें और आप किसी भी तरीके की ऐसी क्रीम नहीं लगाएं जो आपको नुकसान देगी। आप ज़रूर स्किन डॉक्टर के पास जाएं, एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट स्किन डॉक्टर जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो आपको गाइड करेगा कि आप क्या लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, स्किन को निखारने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिसेंटली मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आए जो अपने 2 साल की बच्ची को लेकर के और बोले कि जब ये बॉर्न हुई थी तब तो फेयर थी डॉक्टर, अब क्यों डार्क हो रही है। तो आप प्लीज़ बच्चों पे प्रेशर मत दें, क्योंकि आपको अपने बच्चे को दूसरी, सिर्फ कलर ही एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं कि आप इंटेलिजेंट कितने हैं या बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं। तो माँ बाप को भी इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए कि कलर नहीं बदल सकता किसी का, और आपको अपने बच्चों में भी बहुत कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए। जी, अब मैं आपके बारे में अभी पढ़ रहा था। जी, तो जी। एक आपके बारे में पढ़ के मुझे पता चला कि आप स्टेरॉइड अब्यूज कोई कैंपेन, जी 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 उस कैंपेन के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, तो स्टेरॉइड अब्यूज़ कैंपेन जो मैंने पहले भी बोला, इटाटसा करके हमारा टास्क फोर्स है इसके जो क्या काम करते हैं आप? इस कैंपेन के थ्रू क्या अवेयरनेस और कैसे काम करते हैं? इस कैंपेन के थ्रू सारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो कोई हमारे क्लिनिक में आ रहा है तो हमें उसको अवेयरनेस करना है, क्योंकि स्टेरॉइड्स, बहुत सारा स्टेरॉइड क्या है कि जैसे हम कोई लोकल केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, अब आजकल दांत की समस्या भी बहुत बढ़ गई है, जो रिंगवर्म हम जिसको बोलते हैं। तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन दवाइयाँ हैं जिसमें स्टेरॉइड भी डला हुआ रहता है, एंटी फंगल भी रहता है, एंटी बैक्टीरियल भी रहता है। पहले के ज़माने में, क्योंकि आज से अगर हम 25-30 साल 50 साल पहले की बात अगर करें तो स्किन डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं थे, तो इस तरीके की ट्रिपल कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ जो हैं ये अपने यहाँ बनती थी कि एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है, और उसमें स्टेरॉइड भी डला हुआ है, सब कुछ डला हुआ है। तो सामने वाला व्यक्ति लगाएगा तो उसको फायदा हो ही जाएगा। लेकिन धीरे 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 ये रियलाइज किया गया है कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो आपकी स्किन की चमड़ी को बहुत पतला बना देते हैं, और आपकी स्किन पतली हो जाती है तो उसमें, जैसे हमने देखा है कि पेशेंट धूप में भी अगर खड़ा है या नॉर्मल गैस के सामने भी फीमेल्स अगर काम कर रही हैं तो बिल्कुल लाल हो जाता है चेहरा, नसें चेहरे की दिखने लग जाती हैं। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज हुआ है कि ये स्टेरॉइड्स हमारे स्किन के लिए कितने हार्मफुल हैं। तो अभी भी जनरली ऐसा होता है कि हमारे को नॉर्मल दांत खाज खुजली होती है या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होती है तो हम केमिस्ट शॉप चले जाते हैं। फार्मासिस्ट को इतना पता नहीं रहता है कि एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं, उनको भी नहीं पता है क्योंकि ये ट्यूब्स यूज़ होती ही रहती हैं। तो ये ट्यूब्स को बहुत सारी ट्यूब्स तो बैन भी हो चुकी हैं ये डॉक्टर्स ने, क्योंकि अवेयरनेस, क्योंकि हम स्किन डॉक्टर्स हैं तो हमें पता है कि इन चीज़ों का कितना नुकसान है। तो हम फार्मासिस्ट को अवेयर करते हैं, हम फिजिशियंस को बताते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन ट्यूब्स के इस्तेमाल करने से। और डेफिनेटली जो हमारे क्लिनिक में भी आते हैं उनको भी हम बहुत अवेयर करते हैं कि इस तरीके की जो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ट्यूब ही तो है, क्या करेगा, एक क्रीम ही तो है, बट वो क्रीम भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, बहुत नुकसान कर सकता है। और एक और चीज़ है कि हमारे इंडिया में आजकल फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। और जो चीज़ नॉर्मली पहले बहुत ही सिंपल टैबलेट से ट्रीट हो सकती थी, आजकल उसका महीनों महीनों हम लोगों को इलाज करना पड़ता है। वो सब, ये सब कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ लगाने से ही इतना नुकसान हो रहा है। तो ये सब अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने स्टेरॉइड्स को लेके। एक दूसरा जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेसिक स्किन केयर। जी जी। और महिलाओं के लिए क्या बेसिक स्किन केयर है कि वो क्लिनिक ना विजिट करके कैसे घर पे ही अपनी बेसिक स्किन केयर कर सकती है महिलाएं? जी। तो देखिए, स्किन केयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्किन का सबसे पहले आपको टाइप पता होना चाहिए। आपकी रूखी त्वचा है जिसको हम ड्राई स्किन बोलते हैं, ऑयली स्किन है जिसमें ऑयल ज़्यादा बनता है, या नॉर्मल स्किन है। तो जिनकी नॉर्मल स्किन होती है वो तो सबसे
किस्मत वाले होते हैं, उनको कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्किन पे मैक्सिमम चीज़ें सूट हो जाती हैं। और जैसे जिनकी ड्राई स्किन है तो उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करना चाहिए, और जिनकी ऑयली स्किन है उनको डेफिनेटली अगर आप कुछ लगा रहे हैं तो आपको जेल बेस या सीरम बेस क्रीम्स या लोशंस यूज़ करने चाहिए, जिससे आपकी स्किन पे ऑयल ज़्यादा नहीं बने और मुहासे नहीं हो। और अगर हम एक स्किन रूटीन की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, वो भी आपके स्किन टाइप के ऊपर रहता है। आप नॉर्मल स्किन है तो आप नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करें, ड्राई स्किन है तो आप बिल्कुल जिसमें फोम नहीं आता है, बहुत ही माइल्ड सा आप फेस वॉश यूज़ करें, और ऑयली स्किन में एक प्रॉपर फेस वॉश यूज़ करें जिसमें फोम निकलता है, ताकि आपकी स्किन का ऑयल क्लीन हो। उसके बाद मॉइस्चराइज़र, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, फेस पे भी यूज़ करें, बॉडी पे भी यूज़ करें। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एक 30 से 50 SPF का सनस्क्रीन आप ज़रूर लगाएं, और एक अच्छी रात की क्रीम लगाएं जिसको हम नाइट रिपेयर क्रीम बोलते हैं, तो जिसमें विटामिन C हो, रेटिनॉल हो, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हों, या कोजिक एसिड हो, जिससे आपका नाइट में स्किन रिपेयर हो जाता है। ये आपने जो बताया बेसिक स्किन केयर के लिए, जी। लेकिन हम ये प्रोडक्ट्स को या जी, जो जी। प्रोडक्ट्स आप बता रहे हैं इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, आइडेंटिफाई तो जैसे अभी अगर आप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें ऐड से ही पता पड़ जाती हैं कि ये ऑयली स्किन का, जैसे क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश है, सबको पता है कि ऑयली स्किन के लिए है। हिमालय का टी ट्री फेस वॉश है तो पता है ऑयली स्किन के लिए है, या सिटाफिल का फेस वॉश है। तो मैक्सिमम लोगों को ये डेफिनेटली हमारी जो एड्स हैं या चीज़ें रहती हैं उससे पता पड़ जाता है कि कौन सी स्किन को कौन सी चीज़ सूट करेगी। और मेरा ये है कि अगर जहाँ हो सके आप पैच टेस्ट करें। ऐसा नहीं हो कि जो आपके फ्रेंड को या आपके घर में किसी को चीज़ सूट हो रही है वो आपको भी सूट हो जाए। तो अगर कहीं आप पैच टेस्ट कर सकते हैं तो आप एक फोर आर्म पे एक टेस्ट कर सकते हैं कि आपको उस चीज़ की एलर्जी तो नहीं है, तो ही आप अपने चेहरे पे लगाएं, नहीं तो कभी कभी रिएक्शंस भी हो जाते हैं। और अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करेंगे तो वो आपकी स्किन को एनालाइज करके डेफिनेटली आपको बताएंगे कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। बट OTC जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो डेफिनेटली वो इंग्रेडिएंट्स बताते हैं वो चीज़ें रहती ही हैं, सो यू कैन आप पिकअप कर सकते हैं उनमें से। ये तो आपने बताई महिलाओं के लिए, लेकिन समाज में मेल भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं उनमें मेल में जी, या जी। पुरुषों में उतनी अवेयरनेस नहीं होती स्किन केयर को लेके। तो हमारे जितने पुरुष जी, या जी। मेल जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए क्या स्किन केयर है, ये भी आप थोड़ा सा बताएं। मेल्स, जैसे मैंने अपने इसमें पहले ही बताया कि अभी बहुत मैं बदलाव देख रही हूँ। बहुत सारे मेल्स आते हैं कि जिनको अच्छा दिखना है अभी, या अपने स्किन रूटीन या रेजीम या मुहासे होते हैं तो अभी बेयर नहीं कर सकते हैं। पहले के मेल्स या पहले अगर हम देखें तो मुहासों के स्कार्स भी बहुत ज़्यादा जो होता था, एक्ने के जो गड्ढे होते हैं तो पहले के ज़माने में ज़्यादा होते थे। आजकल आप देखेंगे तो गड्ढों वगैरह का भी इलाज होता है। तो मेल्स की स्किन थोड़ी सी थिक होती है, तो मेल्स का जो केयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी थिक रहती है। तो उनको डेफिनेटली थोड़े से प्रॉपर फोमिंग फेस वॉशेस यूज़ करने चाहिए जिससे उनकी स्किन अच्छी क्लीन हो जाए। और डेफिनेटली सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल्स में, क्योंकि वो बहुत सारा बाहर घूमते हैं, धूप में घूमते हैं। तो डेफिनेटली मेल्स को सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। ये तो आपने बताई बेसिक स्किन केयर। जी जी कोई हेयर ट्रीटमेंट भी है या हेयर से रिलेटेड भी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं या जी, कैसे? जी। आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बालों का झड़ना, जी। इस तरह की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो गई है हर एज ग्रुप में। बहुत अर्ली एज में ये प्रॉब्लम हो जाती जी, है, तो जी। उसके लिए क्या थोड़ा सा अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, जो बालों का झड़ना है वो एक तरीके का अनुवांशिक रहता है, जैसे जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, और फीमेल्स में भी होता है जिसको हम फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। तो जो गंजापन है उसको भी लेकर के बहुत सारे लोग आजकल परेशान होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गंजेपन को हम रोक सकते हैं। जो
बाल्डनेस रहती है उसको हम बहुत हद तक के रोक सकते हैं। अगर आप सही समय पे आकर के ट्रीटमेंट करते हैं तो वो डेफिनेटली रोका जा सकता है। ऑल्दो अगर वो अनुवांशिक भी है तो भी उसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो सही समय पे अगर आप आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम प्रोटीन का डाइट देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं कि आप लोग क्या क्या खा सकते हैं अपने डाइट्स में, सीरम्स देते हैं जो आप लगाते हैं जिससे आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है। तो सही समय पे इलाज कराएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा एडवांस स्टेजेस ऑफ बाल्डनेस में भी आ जाते हैं तो ट्रीटमेंट्स हैं जिसको मीजोथेरेपी बोलते हैं, पीआरपी थेरेपी होती है। पीआरपी एक बहुत इंटरेस्टिंग थेरेपी है जिसमें हम आपका ब्लड लेते हैं और प्लेटलेट्स को रेड ब्लड सेल से सेपरेट करते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ में जो मदद करते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक के हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। और बहुत लेटेस्ट एडवांस स्टेजेस में कोई है तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों का अगर आप जितनी जल्दी आपका स्किन या जितनी जल्दी आप हेयर का ध्यान देंगे तो आप चीज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की आपने बात बताई। जी जी। हेयर ट्रांसप्लांट तो ये कितना कॉस्टली होता है या आम आदमी की पहुंच से बड़ा दूर है? जहां तक मैं जानता हूं तो हेयर ट्रांसप्लांट का ये जो मिथ है इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सबसे पहले तो आप उस स्टेज पे ही नहीं जाएं जैसे मैंने बोला कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। आप सही समय पे ध्यान देंगे तो आप अपने बाल्डनेस को रोक सकते हैं। और ट्रांसप्लांट में जो है आप जो प्रॉपर ट्रांसप्लांट के सर्जन्स रहते हैं उनके पास आप जाकर के प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर के आप अपना प्रोसीजर करवा सकते हैं। और इस तरीके का कोई प्रॉब्लमेटिक प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। हमने देखा भी, ऑल्दो मैं ट्रांसप्लांटेशन नहीं करती हूँ बट जो भी हमारे पेशेंट्स ट्रांसप्लांट करवा के आते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है ये, करवा सकते हैं। द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अभी जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हैं जो इन फ्यूचर में इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनके लिए क्या स्कोप है? तो एक उनके लिए अगर आपका गाइडेंस मिलेगा तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। जी जी, तो डेफिनेटली जैसे ना ये फील्ड तो बहुत ही एडवांस होती जा रही है। दिन ब दिन इसमें नए लेज़र्स, नई टेक्नोलॉजीज़, नए ट्रीटमेंट्स का इन्वेंशन हो रहा है जिससे हमने देखा है बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो बहुत अच्छी फील्ड है, खास करके महिलाओं के लिए बहुत अच्छी फील्ड है क्योंकि हमारी जो फील्ड है इसमें किसी तरीके की मेजर इमरजेंसी नहीं रहती है और आप अपने मन से जितने समय काम करना चाहें उतना समय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो अगर चाहें तो ये फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं और अपना फैमिली का भी उतना ही ध्यान दे सकती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो बच्चे जो हैं जो MBBS कर रहे हैं वो आगे इस फील्ड में बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। ओवर द हमारे पास समय की कमी है, अगर आप शॉर्ट में बताएं कि ओवर आपके जो 10 साल के करियर में जी। स्टार्टिंग से अभी क्या चेंजेस देखे हैं, थोड़ा शॉर्ट में अगर आप हमारे दर्शकों को। चेंजेस तो डेफिनेटली अवेयरनेस में बहुत अवेयरनेस हो गई है, ये मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि मैं इंदौर में हूँ तो डेफिनेटली यहाँ तो अवेयरनेस है, विलेजेस में या जो छोटे टाउन्स हैं उसमें भी अवेयरनेस हो गई है। तो जो लोग हैं, मुझे बस यही कहना है कि आप अपनी स्किन को निगलेक्ट नहीं करें क्योंकि आपके बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है। निगलेक्ट होकर के आप चीज़ को बिगाड़ करके जब आते हैं तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हमारे को ट्रीट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप प्लीज़ अपनी स्किन का बहुत अच्छा ध्यान रखें। कोई भी तकलीफ हो तो आप स्किन डॉक्टर के पास ही जाएं और उनको ही विजिट करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक आखिरी क्वेश्चन जी कि आप हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को और जो लोग भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? स्किन की आप बिल्कुल स्किन जो है आजकल सौंदर्यता का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो गया और डेफिनेटली हर एक को लगता है कि हम सुंदर दिखें। तो आप एक अच्छा रूटीन फॉलो कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखिए और स्किन के केयर अंदर भी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी बाहर। तो आप अपना खाना पीना अच्छा रखिए, हेल्दी फूड खाइए, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीजिए, आप पानी बहुत अच्छा लीजिए, कम से कम 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर
वाटर इन अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और एक और चीज़ है स्लीप, जो हम अगर अच्छी नींद लेंगे, 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे, जिसको हम ब्यूटी स्लीप भी बोलते हैं, तो अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो डेफिनेटली आपका स्किन जो है वो अच्छा रहेगा। तो स्किन की केयर इंटरनली एंड आउटसाइड दोनों इम्पॉर्टेंट है, और इस वे से आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा ही रहेगा ऑलवेज। जी थैंक यू सो मच। जी जी तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर गिनी छाबरिया, जिन्होंने हमें बेसिक स्किन टाइप और कैसे आपको आप खुद घर पे रह के कैसे आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में आने के लिए। जी जी नमस्कार। हमारे स्कूल में जो लोग गंदगी करते थे, हम बैठ भी नहीं पाते थे, बदबू आती थी, तो इसलिए हम सुबह 5:30 बजे यहाँ पर स्कूल में आते थे। जो महिलाएं शौच करती थी उनके पीछे पीछे जाते थे, ढोल बजाते थे, सीटियाँ बजाते थे।